जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, हम लोग जितने भी 4 वीडियो में जो है होम साइंस का क्वेश्चन जितना भी इम्पोर्टेंट सब था उन सभी क्वेश्चन को कवर कर लिए थे। शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, लगभग 83 क्वेश्चन हम लोग शॉर्ट का कर चुके हैं। अब जो है हम लोग लगभग 100 क्वेश्चन करने वाले थे। 100 क्वेश्चन जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में बार बार बन चुका है, ठीक है। उन सभी क्वेश्चन को हम लोग करने वाले थे, जिसमें कि 4 वीडियो आपका जो है ऑलरेडी बन चुका है इस टॉपिक पे, ठीक है। ये 5वां वीडियो है और लास्ट वीडियो है शॉर्ट क्वेश्चन का इन द होम साइंस का, ठीक है। तो चलिए 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लगभग 100 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, ठीक है। उसमें से ये 84 क्वेश्चन है और 83 क्वेश्चन तक तो हम लोग कवर कर चुके थे। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से जाकर के आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, क्या है क्वेश्चन? भोजन क्या है? भोजन पकाने का, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है आपको, भोजन पकाने के क्या कारण है, आखिर क्यों भोजन को पकाया जाता है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले भोजन क्या है वो जानते हैं। देखिए, वैसे खाद्य पदार्थ हैं, भोजन वह खाद्य पदार्थ है जिसे ग्रहण करने से जीव को ऊर्जा मिलती है, ठीक है। भोजन एक ऐसा खाद्य पदार्थ है या वैसा खाद्य पदार्थ है जिसे ग्रहण करने से जीव को ऊर्जा मिलती है, चाहे वो कोई भी जीव हो सकता है, ठीक है। जिसे ग्रहण करने पर जीव को ऊर्जा मिलती है और शरीर को स्वस्थ व अन्य बीमारियों से जो बचाव करती है, शरीर को स्वस्थ व अन्य बीमारियों से बचाव करती है, भोजन कहलाता है, ठीक है। चलिए, भोजन को पकाने का क्या कारण है, अब ये जानते हैं जरा सा। भोजन को पकाने का क्या कारण, आखिर हम भोजन को पका करके ही जो है उसको ग्रहण क्यों करते हैं। देखिए, भोजन को पकाने का निम्नलिखित कारण है। पहला है कि पचने के योग्य बनाने के लिए, पचने के योग्य बनाने के लिए भोजन को पकाया जाता है। काफ़ी सारे भोजन इस प्रकार से होते हैं जिसे कच्चे भी खाने से जो है पच जाते हैं, लेकिन अधिकांश भोजन जो है जब उसे पकाया जाता है तो पकाने से क्या होता है कि वो जो है आसानी से पच जाता है, ठीक है। कोई भी भोजन, आप जैसे चावल देख लीजिए, यानी जिसको हम लोग भात कहते हैं, चावल। अब चावल, कच्चा चावल आप खाइए, कच्चा खाद्य पदार्थ आप खाइए, कच्चा चावल खाइए, देखिए आपका नहीं पचेगा, लेकिन उसी को पका करके जब खाते हैं तो पक जाता है। दूसरा क्या? तो दूसरा स्वाद, सुगंध और स्वरूप सुधारने के लिए, उसका जो है स्वाद बढ़ाने के लिए, उसकी जो है सुगंध और स्वरूप को सुधारने के लिए भी जो है हम उसे पकाते हैं। पौष्टिक तत्वों की मात्रा बढ़ाने के लिए, पौष्टिक तत्व कहने का मतलब हो गया कि उसमें जो है जब उसको पकाया जाता है तो उसमें क्या हो जाता है कि पौष्टिक तत्व की मात्रा बढ़ जाती है। अब पौष्टिक तत्व कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे हो गया खनिज, है ना, क्या बोलते हैं, खनिज लवण जितने भी होते हैं वो सब बढ़ जाता है, बढ़ोतरी हो जाती है उनकी, ठीक है। तो भोजन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आय क्या है? प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय में अंतर आपको बताना है। देखिए, प्रत्यक्ष आय पहले होता क्या है और अप्रत्यक्ष आय क्या होता है। देखिए, प्रत्यक्ष आय बिना मुद्रा खर्च किए, बिना पैसा खर्च किए, बिना रुपये खर्च किए परिवार को मुफ्त में प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होती है। प्रत्यक्ष आय जो होती है वो परिवार को बिना मुद्रा खर्च किए मुफ्त में प्राप्त होती है, ठीक है, प्रत्यक्ष आय। लेकिन अप्रत्यक्ष आय मौद्रिक आय के माध्यम से प्राप्त होता है। और प्रत्यक्ष आय जो होता है वो मौद्रिक आय के माध्यम से, मतलब मुद्रा के द्वारा हम इसे लाते हैं, उसके माध्यम से हम अपने घर पे लाते हैं, ठीक है। ये होता है अप्रत्यक्ष आय। देखिए, मुफ्त घर यानी अप्रत्यक्ष आय में क्या क्या आएगा? मुफ्त घर हो गया, मुफ्त में कहीं से घर मिल गया, निःशुल्क शिक्षा मिल रही है कहीं सरकारी स्कूल से, है ना, स्वास्थ्य सेवाएं आदि प्रत्यक्ष आय के उदाहरण होते हैं। कपड़ा टिकाऊ और सस्ता खरीदना, है ना, कपड़ा टिकाऊ और सस्ता खरीदना अप्रत्यक्ष आय के उदाहरण है। देखिए, कपड़ा टिकाऊ खरीदना और सस्ता खरीद रहे हैं, मतलब ये मुद्रा के माध्यम से हम इस आय को खरीद रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा अप्रत्यक्ष आय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जल की उपयोगिता, यानी कि जल की घरेलू उपयोगिता और सार्वजनिक उपयोगिता बताना है। अंतर कि घरेलू उपयोगिता जल और सार्वजनिक उपयोगिता जल में अंतर क्या होता है। देखिए, घरेलू जल उपयोगिता, जल घरेलू उपयोगिता में सबसे ज़्यादा खर्च होती है ना, सबसे ज़्यादा खर्च होती है। घरेलू उपयोगिता में जल अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा खर्च होती है, ठीक बात है। अगला है, लेकिन जल की सार्वजनिक उपयोगिता में खपत घरेलू की अपेक्षा कम है। सार्वजनिक उपयोगिता जो होती है जल की, वो अगर देखा जाए घरेलू उपयोगिता, घरेलू खपत की तुलना में वो कम होती है, ठीक है। इसका उपयोग खान पान घरेलू व्यवहार में होता है, जबकि इसका उपयोग सिंचाई कार्य में होते हैं। अब आप इस लाइन को थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि सार्वजनिक में जो है
कम उपयोग होता है जल का, लेकिन घरेलू में उपयोग जल का अधिक होता है। ऐसा कैसे? सार्वजनिक में जबकि तो मतलब पूरे समाज का हो गया, पूरे क्षेत्र का हो गया, यहाँ तक कि पूरे देश का हो गया उपयोग, है ना। और घरेलू में कहीं किसी एक घर का हो गया उपयोग, ठीक है, या फिर घर का उपयोग हो गया। देखिए, घरेलू कहने से तात्पर्य है कि घर में जो जल उपयोगिता होता है, तो घर में तो जल उपयोगिता होता ही है, अधिकांश मानते ही हैं। कैसे? अब देखिए, किसी भी चीज़ को करने में, किसी भी कार्य को किया जाता है तो उसमें जो अधिकांशतः जल का उपयोग किया जाता है। घरेलू कार्य ही देख लीजिए, गृह संबंधित कार्य, ठीक है, खाना बनाने से लेकर के कपड़ा खींचने, ये सब कार्य देख लीजिए, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी खर्च होता है। जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में क्या आता है? सिंचाई किया जाता है, यही सब तो है, सिंचाई कार्य में ही इसका उपयोग किया जाता है। सार्वजनिक जल का उपयोग जो है सिंचाई कार्य में होता है, और इसका उपयोग खान पान, घरेलू व्यवहार में किया जाता है। लेकिन इसका उपयोग केवल सार्वजनिक रूप में अगर जल का उपयोग किया जाता है, केवल और केवल ज़्यादा सिंचाई के लिए ही किया जाता है प्रयोग, ठीक है, सिंचाई के लिए। तो सिंचाई के लिए और यहाँ तीन तीन चीज़ों के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो obvious सी बात है कि भाई ज़्यादातर जो है घरेलू में ही जल का उपयोगिता होगा, ठीक है, जल की उपयोगिता होगी। घरेलू साफ सफाई में उपयोग होता है जल जो है, यानी घरेलू जल उपयोगिता जो है घरेलू साफ सफाई में भी उपयोग होता है, जबकि इसके जल का प्रयोग प्राकृतिक जल द्वारा ही साफ सफाई में हो जाती है। लेकिन साफ सफाई, प्राकृतिक रूप से साफ सफाई वो तो प्राकृतिक जल द्वारा ही हो जाती है ना। इसका प्रयोग व्यापारिक नहीं होता है, जबकि इसका प्रयोग अगर देखा जाए व्यापारिक उद्देश्य से होता है। जब भी सार्वजनिक जल की उपयोगिता होती है तो व्यापारिक उद्देश्य से ही होती है, कुछ ना कुछ इनकम के सोर्स से ही किया जाता है, कोई ना कोई पैसा कमाने के उद्देश्य से ही होता है, लेकिन इनका प्रयोग व्यावहारिक नहीं होता है, सॉरी व्यापारिक नहीं होता है, ठीक है। व्यावहारिक तो होता ही है, व्यावहारिक और व्यापारिक में अंतर है। व्यावहारिक मतलब होता है जो व्यवहार में हम ला रहे हैं, ठीक है, जैसे पानी पीने में, खाना बनाने में, ये व्यवहार में ला रहे हैं जल, तो व्यावहारिक उपयोगिता हो गया। और व्यापारिक कहने का मतलब कोई भी पैकेट में बंद करके जल को जो है बाजार में बेचना, तो ये हो जाएगा व्यापारिक, तो वो तो सार्वजनिक जल उपयोगिता के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। प्राकृतिक प्रतिरक्षण व कृत्रिम प्रतिरक्षण में अंतर बताना है। प्राकृतिक प्रतिरक्षण और कृत्रिम प्रतिरक्षण में अंतर। देखिए, प्राकृतिक प्रतिरक्षण क्या होता है, यहाँ पे एक ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, प्राकृतिक या जन्मजात रोध क्षमता एवं कृत्रिम या फिर उपार्जित रोध क्षमता में अंतर। देखिए, कृत्रिम उपार्जित रोध क्षमता कहने का मतलब आप समझ ही रहे हैं। ठीक है, देखिए, प्राकृतिक प्रतिरक्षण क्या है? यह एक ऐसी क्षमता या फिर यह क्षमता शरीर में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रोग विरोधी तत्वों के कारण होती है। शरीर में पाए जाने वाला जो रोग को विरोधी तत्व होता है, रोग को विरोध करने वाला जो तत्व होता है, उसके कारण यह प्रतिरक्षण प्राकृतिक प्रतिरक्षण होता है, ठीक है, यह क्षमता होता है। इसे प्राकृतिक या रोग प्रतिरक्षण क्षमता भी कहते हैं, जिसका कार्य निम्न है, ठीक है। प्राकृतिक प्रतिरक्षण के रोग प्रतिरक्षण का कार्य देखिए क्या है? रोगाणुओं का शरीर में प्रवेश से रोकना। दूसरा, शरीर में प्रवेश पाए रोगाणुओं से संघर्ष करना, यानी लड़ाई करना, उसको भगाना वहां से, ठीक है, उसको मारना। दूसरा है कृत्रिम प्रतिरक्षण क्या है? देखिए, यह क्षमता शरीर में कृत्रिम रूप से प्रविष्ट की जाती है। शरीर में यह क्षमता जो है कृत्रिम रूप से प्रविष्ट की जाती है, जो रोग विरोधी होती है, कृत्रिम प्रतिरक्षण कहलाता है। ये कृत्रिम रूप से मतलब बाहर से इंजेक्ट की जाती है, ठीक है। इसे टीकाकरण, दवाइयाँ या बूस्टर खुराक द्वारा शरीर में प्रविष्ट कराई जाती है। किसी भी अन्य द्वारा जो है कृत्रिम प्रतिरक्षण हमारे शरीर में के अंदर जो है प्रवेश कराई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शिशु सदन और चलते फिरते शिशु सदन में क्या अंतर है? ठीक है, शिशु सदन और चलते फिरते शिशु सदन में क्या अंतर मिलेगा? देखिए ध्यान से। शिशु सदन ऐसा सदन जहां बच्चों की देखरेख की उचित व्यवस्था की जाती है, बच्चों की देखरेख की जहां उचित व्यवस्था की जाती है, शिशु सदन कहलाता है, ठीक है। यह कई व्यावसायिक संगठनों द्वारा चलाया जाता है, यह कई व्यावसायिक संगठनों द्वारा चलाया जाता है। और अगर इसका देखा जाए ना, मुख्य उद्देश्य जो होता है वो धन कमाना होता है। शिशु सदन का मुख्य उद्देश्य अगर देखा जाए धन कमाना होता है, जिस कारण यहाँ बच्चे की सुविधा का ख्याल रखा जाता है उनके मैनेजमेंट द्वारा, ठीक है, पूरा मैनेजमेंट चलता है शिशु सदन में। लेकिन चलते फिरते जो शिशु सदन होते हैं वो अगर देखा जाए तो ये तो कहीं ना कहीं जो है कार्यकर्ताओं द्वारा लगा लिए जाते हैं। देखिए, वह शिशु सदन जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है, मतलब एक स्थान पर कार्य किया कोई मजदूर और वो दूसरे स्थान पर चला गया, तो वहाँ पे भी जो है शिशु सदन लगा दिया जाएगा, वहाँ पे भी शिशु सदन बना दिया जाएगा, ठीक है। उसे चलते फिरते शिशु सदन कहते हैं। जो
यानी कि यह जो है मजदूरी करने वाली महिलाओं के कार्यस्थल पर ही बना दिया जाता है। जहाँ मजदूरी कर रही महिलाएं हैं उसी स्थल पर चलते फिरते शिशु सदन बना दिए जाते हैं। अगर यहाँ पे कार्य खत्म हो गया, दूसरा जगह पे गया, तो अब यहाँ पे जो है ये शिशु सदन बना दिया जाता है। कौन सा? तो चलते फिरते शिशु सदन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, धब्बे के प्रकार या धब्बे क्या है? सबसे पहले आपको बताना है धब्बा क्या है या धब्बे के प्रकारों की चर्चा करें। ठीक है, धब्बे क्या है या धब्बे के प्रकार की चर्चा करें। ध्यान से देखिएगा, कोई भी निशान जो कपड़े के रंग को खराब कर दे उसे धब्बा कहते हैं। सिंपल सा, कोई भी ऐसा निशान जो कपड़े के रंग को या कपड़े को खराब कर दे धब्बा कहलाता है। धब्बे धब्बे निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, धब्बे जो होते हैं वो कई प्रकार के या फिर प्रमुख रूप से निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे प्राणिज धब्बे, वानस्पतिक धब्बे, खनिज धब्बे, चिकनाई के धब्बे, ये सब जो है धब्बे के प्रकार हो जाएंगे। ठीक है, तो आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग जो है 90 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, रसोई गृह उद्यान क्या है? रसोई गृह उद्यान क्या है? ठीक है, रसोई गृह उद्यान क्या है? देखिए, रसोई गृह उद्यान अगर देखा जाए एक वाटिका होती है, और ऐसी वाटिका जहां पारिवारिक श्रम से परिवार के उपयोग के लिए हरी सब्जियां एवं मौसमी फल उगाए जाते हैं। सिंपल सा है कि परिवार के उपयोग के लिए ऐसी वाटिका, ऐसी पारिवारिक वाटिका जहां परिवार के श्रम से पारिवारिक उपयोग के लिए हरी सब्जियां एवं मौसमी फल उगाए जाते हैं, अर्थात घर के आंगन या पीछे या बगल में लगाए जाने वाले बाग को रसोई गृह उद्यान कहते हैं। रसोई गृह उद्यान, रसोई घर के लिए जो है जो उद्यान उगाए जाते हैं, जो सब्जियां उगाई जाती है, जो हरे फल सब्जियां ये सब जो उगाए जाते हैं उसी को हम लोग मतलब जहाँ उगाए जाते हैं रसोई गृह उद्यान कहलाते हैं। ठीक है, परिवार के उपयोग के लिए हरी सब्जियां व मौसमी फल उगाया जाना, और ये जहाँ पे उगाया जाता है आंगन हो, पीछे या फिर बगल में ही जो है कहीं पे होना चाहिए ये क्षेत्र, खेत पाया जाता है। ठीक है, और वहीं पे लगाया जाता है यह बाग, रसोई गृह उद्यान जो कहलाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, समय एवं शक्ति बचत उपकरण क्या है? समय एवं शक्ति बचत उपकरण क्या है? देखिए, वैसे उपकरण जिनसे समय शक्ति की बचत होती है, वैसे उपकरण जिनसे समय शक्ति की बचत होती है, समय शक्ति की जिनसे बचत होती है, समय एवं शक्ति बचत उपकरण कहलाते हैं। सिंपल सा है, समय एवं शक्ति बचत उपकरण वैसे उपकरण जिनसे समय शक्ति की बचत होती है, समय व शक्ति की बचत होती है, समय शक्ति बचत उपकरण कहलाते हैं। ये उपकरण घरेलू कार्यों को सरल, सुगम व आसान बनाते हैं। ये उपकरण अगर देखा जाए घरेलू कार्य जो होता है सरल, सुगम और आसान उसको बनाने में कार्य करता है। जैसे प्रेशर कुकर हो गया, रेफ्रिजरेटर, कपड़ा धोने की मशीनें, गैस चूल्हा, इस्त्री का जो होता है ना, क्या बोलते हैं, जो आयरन करने वाला, कपड़ा को आयरन करने वाला जो इस्त्री होता है। ठीक है, वैक्यूम क्लीनर, ये सब जो है समय और शक्ति की बचत करता है। ठीक है, समय और ऊर्जा की बचत करने वाला उपकरण होता है। ठीक, समझ में आ गया? समय और शक्ति का उपकरण जिनसे समय और शक्ति की बचत होती है, समय और शक्ति बचत उपकरण कहलाते हैं। और ये उपकरण जो है घरेलू कार्यों को सरल व सुगम बनाने में कार्य करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जल या फिर वाटर क्या है? देखिए, वह साफ तरल जो रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन होता है जल कहलाता है। सिंपल सा है, जो रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन होता है जल कहलाता है। यह ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के संयोग से बनता है। जल जो है H2O ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के संयोग से बनता है ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के संयोग से बनता है। इसका रासायनिक संकेत H2O होता है। जल प्रकृति में तीनों रूप यानी ठोस, द्रव, गैस में पाया जाता है। ये तो आप अच्छी तरह से पढ़े भी होंगे, है ना। अगला क्वेश्चन है, आय यानी इनकम। इनकम क्या का होता है? इनकम किसे कहते हैं? देखिए, आय वह धन है जो हमें अपने श्रम या काम या उत्पादों के बदले प्राप्त होता है। मतलब जो कार्य के बदले जो भी वस्तुएं प्राप्त होती है उसी को आय कहेंगे, उसी को इनकम कह देंगे। ठीक है, जैसे वेतन, कमीशन, ये सब क्या है? आय है। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव क्या है? भाई, वे जीव जिन्हें मनुष्य नंगी आंखों से नहीं देख सकते तथा जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। सिंपल सा आंसर है ना। पूरक आहार क्या है? देखिए, पूरक आहार किसे कहेंगे? वैसा भोजन जो बच्चों के माँ के दूध के साथ साथ दिया जाता है, अर्थात माँ के दूध के साथ साथ जो अन्य आहार दिया जाता है उन्हें पूरक आहार
कहा जाता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन तो पे खैर अपनी भाषा में है तो आप तो इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक, इसका चाहे तो आप खुद से नोट्स बनाने का प्रयास करें, क्योंकि इसके बाहर अगर आप इतना क्वेश्चन तैयारी कर लेते हैं, इसके बारे एक भी क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा एग्जाम में, इतना याद रखिएगा आप। ठीक है, बजट क्या है? देखिए, परिवार के आय व्यय में संतुलन स्थापित करने के लिए बजट परिवार के आय व्यय, व्यय मतलब खर्चा, परिवार के आय की खर्चा, जो परिवार में आय आ रहा है, जो पारिवारिक आय है, उसके खर्चे में संतुलन स्थापित करने के लिए तैयार किए जाने वाला जो विवरण है कि भाई पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है, उन सब का जो है खर्चा किस किस जगह पे कितना होना चाहिए, इस सब का विवरण को ही हम लोग जो है बजट कहते हैं। उस विवरण को पहले ही हम तैयार कर लेना, उस कहाँ पर जो है खर्चा करते हैं, किस चीज़ का खर्चा कहाँ पे होगा, कितना खर्चा होगा, इस चीज़ का विवरण अगर हम पहले तैयार कर रहे हैं ना, तो यही बस बजट कहलाएगा, इसी को हम बजट कह देंगे। वही तो लिखे हैं, परिवार के आय व्यय में संतुलन स्थापित करने के लिए, मतलब पारिवारिक आय का खर्चा में संतुलन बना रहे, ज़्यादा खर्चा ना हो जाए, ठीक है, और कम खर्चा से कोई नुकसान भी ना हो जाए, ऐसी सामग्री ही नहीं प्राप्त हो सके, पौष्टिकता नहीं मिल सके भोजन में, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो संतुलन स्थापित करने के लिए तैयार किया जाने वाला जो विवरण होता है उसी को बजट कहते हैं। बजट घरेलू धन प्रबंध योजना का आधार होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जल में अघुलित अशुद्धियाँ, जल में अघुलित अशुद्धियाँ क्या है? देखिए, जल साफ दिखने के बावजूद भी दूषित हो सकते हैं, बिल्कुल, इसके निम्न कारण है। जल में सूक्ष्म जीवाणु उपस्थित हो सकते हैं। ठीक है, जल में सूक्ष्म जीवाणु उपस्थित हो सकते हैं। जल में कार्बनिक पदार्थ भी हो सकते हैं। और तीसरा, जल में रासायनिक पदार्थों के अनुपात असमान भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो गया तो इससे भी जल में गड़बड़ी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो गया, पारिवारिक आय क्या है? देखिए, संपूर्ण परिवार की सदस्यों के आय के योग को ही पारिवारिक आय कहेंगे। सिंपल सा डेफिनेशन हो गया। ठीक है, संपूर्ण परिवार के आय को ही पारिवारिक आय कहेंगे। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड क्या है? देखिए, क्रेडिट कार्ड एक प्लास्टिक भुगतान कार्ड होता है। क्रेडिट कार्ड जो होता है वो क्या होता है? एक प्लास्टिक भुगतान कार्ड होता है जिसका मुख्य उद्देश्य कैशलेस लेन देन को आसान बनाना है। कैशलेस लेन देन को आसान मतलब कैश के द्वारा हम किसी वस्तु को खरीद रहे हैं, पैसा नगद कैश दे करके हम किसी वस्तु को खरीद रहे हैं, लेकिन ये क्रेडिट कार्ड उस चीज़ को आसान बना देता है, उसकी ज़रूरत नहीं समझता है ये क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो लेन देन को ये आसान बनाता है। इसके धारक किसी वस्तु या सेवाओं का भुगतान में भी कर सकता है। किसी वस्तु या सेवाओं का भुगतान में भी कर सकता है। ठीक है, हाँ, इसका धारक किसी वस्तु या सेवाओं का भुगतान में भी उपयोग इसका कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे उपयोग लिख लीजिएगा। स्तन्यमोचन भोजन क्या है? स्तन्यमोचन भोजन क्या है? जब कोई बच्चा पहली बार स्तनपान छोड़कर किसी अन्य खाने की वस्तु का उपभोग करता है तो उसे स्तन्यमोचन भोजन या स्तन्यमोचन प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, मतलब स्तनपान छोड़ करके किसी अन्य खाने की वस्तु उपभोग करता है, किसी अन्य खाने की वस्तु का उपयोग करता है तो स्तन्यमोचन भोजन या फिर स्तन्यमोचन प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता शिक्षा क्या है? उपभोक्ता शिक्षा क्या है? देखिए, उपभोक्ता शिक्षा का अर्थ अगर देखा जाए तो उपभोक्ता को इसकी शिक्षा देना कि क्या, कहाँ, कब, कैसे और कितना खरीदना है। जो भी खरीदा गया है उसका उपयोग किस प्रकार करना है, अर्थात वस्तुओं के उपभोग की जानकारी देना ही उपभोक्ता शिक्षा कहलाता है। सिंपल सा डेफिनेशन यहाँ पे जो हम एक लाइन बोले आपके लिए कि वस्तुओं के ये देखिए, वस्तुओं के उपभोग की जानकारी देना किसको? तो उपभोक्ता को। वस्तुओं के उपभोग की जानकारी देना उपभोक्ता शिक्षा कहलाता है। ठीक है, और ये जो हम लिखे हैं ये पूरा लिखना पड़ेगा। अगर आप इस व्याख्या को लिखते हैं उसके बाद अगर आप इसको लिखते हैं तो नंबर कटने का कोई चांस ही नहीं बनता है, कोई चांस ही नहीं है कि नंबर आपका काट ले। ठीक, तो आप यहाँ से चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे पता नहीं इस तरह से स्क्रीनशॉट सही से आता है कि नहीं। ठीक, फिर भी आप क्वालिटी बढ़ा करके इसके स्क्रीनशॉट लेंगे तो सब स्क्रीनशॉट आ जाएगा साफ साफ। ठीक है, तो ये तो कंप्लीट हो गया आपका जितना भी 101 क्वेश्चन हम दिए हैं। अगर आप 101 क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं ना तो ये गारंटी है कि आप एग्ज़ाम में जो आपका लगभग 30 क्वेश्चन रहता है ना, 30 कि इसका प्रैक्टिकल भी रहता है भाई साहब, है ना,
तो उसमें से जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, तब तो प्रैक्टिकल रहता है, तब हो गया 15 नहीं 12 क्वेश्चन रहेगा, 12 दूनी 24। तो 24 क्वेश्चन में से जो 12 क्वेश्चन बनाना पड़ता है ना, तो उसमें से हम आपको बताते हैं कि लगभग 14-15 क्वेश्चन, 20 में से 20-25 में से 14-15 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो कि इसी के अंडर से आएगा, इसी के अंदर से रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, इतना कंफर्म है, आप अगर तैयारी कर लेते हैं तो। ठीक, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, अगर आपको किसी अन्य सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, तो हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं, हम आपका कमेंट का जवाब जो है हो सके कि वीडियो के माध्यम से दे सकें। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।